Hi everyone, welcome to you in online English classes. Today we shall discuss about quality. As you see on your whiteboard, quality. This is chapter number 5 of your class 7 from Honeycomb book. So today we shall discuss about this chapter, quality. And this chapter is very remarkable for all of us because in this chapter the writer has told mainly about the livelihood of any person in London. So that person name is Mr. Jesler, and he is very dedicated person, and he has dedicated his life only for his work. So in this chapter we shall learn and we shall take a little moral and lesson from this chapter. So let's start and we shall watch what's happened in this chapter in further. Before you read, can a shoemaker be called an artist? Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist, and the same respect for it too. Mr. Jesler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. In this chapter, you will read this story to see how he devoted his life to his art. तो इस पाठ के शुरू करने से पहले हम लोग जो इस पाठ का कुछ सारांश है, जो कि थोड़ी सी शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बताई गई है, और जिससे हमें बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा कि आखिर इस चैप्टर का नाम है क्वालिटी, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक हनीकम से लिया गया है, अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक है उसका हनीकम से लिया गया है क्वालिटी, जिसमें कुछ जो थोड़ी सी बताई गई है ऊपर बातें इस चैप्टर के प्रारंभ में, उससे हम कुछ रूबरू होंगे, जिससे कि हम लोगों को आगे पढ़ने में काफी सहूलियत होगी। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है, इस जो पाठ के जो राइटर हैं उनके द्वारा, जो कि जॉन गैल्सवर्दी हैं, बेहद फेमस राइटर हैं इंग्लैंड के जॉन गैल्सवर्दी, इन्होंने लिखा है कि क्या एक जूते बनाने वाले को, ध्यान से सुनेंगे, क्या एक जूते बनाने वालों को हम कलाकार कह सकते हैं? क्या हम एक जूते बनाने वाले को कलाकार कह सकते हैं? फिर उन्होंने कहा, हाँ, निश्चित तौर पे उन्हें हम एक कलाकार की श्रेणी में रखेंगे यदि उनमें वही गुण, कौशल और गौरव शामिल हो जो अन्य कलाकारों में होती है, वो गुण और कौशल और गौरव, तो हम उन्हें भी निश्चित रूप से एक कलाकार की श्रेणी में रखेंगे और उन्हें भी वही सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर देंगे जो हम प्रायः अन्य कलाकारों को दिया करते हैं। मिस्टर जेस्लर, जो कि एक जर्मन जूता बनाने वाले थे, लेकिन वह बाद में चल के लंदन, जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रिटेन की राजधानी है, जिसे हम इंग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, इंग्लैंड की राजधानी है, वह एक पूर्ण कलाकार माने जाते हैं। और उनकी कला जो है किस क्षेत्र में है? न कोई संगीत में और न कोई पठन पाठन में, उनकी कला तो सिर्फ जूते बनाने में है, जो एक बेहतरीन, शानदार, स्प्लेंडली, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्प्लेंडिडली, वो बनाते हैं जूते यहाँ, ठीक वह एक शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जो सिर्फ जूते ही नहीं बल्कि उनकी व्यक्तित्व से भी लगती है कि वाकई में बेहतर ढंग से अपनी जिंदगी को वो आगे बढ़ा रहे थे।
तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्वालिटी के लेखक जो कि जॉन गैल्सवर्दी हैं, एक बहुत ही फेमस ये राइटर हैं इंग्लैंड के। चलिए तो हम आगे अब इस कहानी को बढ़ाते हैं कि कैसे मिस्टर जयसवाल महोदय ने अपनी जिंदगी को अपनी कला के प्रति समर्पित कर दिया और आगे वह अपनी इस कला के लिए किस तरह से अपनी जान को न्यौछावर किया, जो हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि हमें अपनी वास्तविक जिंदगी में उनसे कितनी हद तक सीख लेनी चाहिए। क्वालिटी, जिसका मतलब होता है गुण। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, जो आपके अंदर होनी चाहिए। कौशल से भी यहां पे उसे कंपैरिजन किया गया है। क्वालिटी को हम यहाँ पे कौशल, आपके अंदर जो तकनीक है, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसे भी हम क्वालिटी की श्रेणी में लाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। निश्चित तौर पे वो होगा, क्योंकि जब हमारे अंदर किसी भी कार्य करने की अगर क्वालिटी ना हो तो हमारे अंदर कोई स्किलनेस नहीं आ सकती है, हमारे अंदर वो टैलेंट नहीं आ सकती है। तो इसलिए हम क्वालिटी को इस स्किलनेस और टैलेंट में भी ला सकते हैं। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. मिस्टर जॉन गैल्सवर्दी कह रहे हैं कि मैं उन्हें अपने नन्हे से युवा अवस्था से, हम जब मेरी जो एक्सट्रीम यूथ थी, यूथ मतलब यहाँ कंट्राडिक्शन है। देखिए, इसको हम फिगर ऑफ स्पीच जब आप आगे चल के जाएंगे, जब आप अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में रहेंगे, अर्थात इंटरमीडिएट जब आप जाएंगे तो आप लोगों को कुछ फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा। हालांकि वो विद्यालय में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे। तो ये जो है ऑक्सीमोरन होता है, एक ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें ये बताया जाता है। और एक होता है कंट्राडिक्टरी सबसे ही कंट्राडिक्शन होता है। जैसे एक्सट्रीम यूथ, एक्सट्रीम जिसका मतलब होता है अत्यधिक, जो आपको आवश्यक है उससे ज्यादा, और यूथ मतलब युवा। तो हम जैसे कि साइकोलॉजी में आते हैं, मनोविज्ञान में आते हैं, तो युवावस्था, हमारी जो अवस्थाएं हैं बाल मनोविज्ञान में, वो बताया गया है 0 से लेके 5 वर्ष तक के उम्र को, जो कि एक नन्हा अवस्था होती है। अगर 0 से 2 वर्ष के भीतर है तो उसे शैशवावस्था कहा जाता है। उसके बाद उसको हम उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था ये रखते हैं। लेकिन यूथ का मतलब यहाँ पे युवा आ जाता है। युवा का मतलब हम सेंस में ले सकते हैं, एडोल सेंस में ले सकते हैं, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था प्रायः 12 से 18 वर्ष के बीच की होती है। तो ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे और उनके सेंस में हम समझेंगे कि ये कह रहे हैं जॉन गैल्सवर्दी कि मैं उन्हें अपनी एक्सट्रीम यूथ, मतलब हम युवा उस वक्त नहीं थे, एक्सट्रीम थे, अर्थात हमारी बाल्यावस्था थी, उस वक्त से हम जानते हैं, क्योंकि वह मेरे पिता के जूतों को बनाया करते थे। वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहा करते थे। जैसा कि मैंने देखा है जॉन गैल्सवर्दी के अनुसार, जैसा कि मैंने देखा है, उनका जो दुकान था लंदन, जो कि एक फैशनेबल सिटी है, और कौन नहीं जानता है लंदन को पूरे विश्व में, वहां एक छोटे से गली में था। उनका दुकान कहाँ था लंदन में था, लेकिन लंदन की एक छोटी सी गली में था। The shop had a certain quick distinction. There was no sign upon it other than the name of Kessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was adorned, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made seems to me then, and still seems to me mysterious and wonderful. जॉन गैल्सवर्दी कह रहे हैं कि उनकी दुकान की एक बेहद
खास और बहुत ही खासियत थी। वो खासियत क्या थी कि अभी जैसे हम देखते हैं वर्तमान समय में जब थोड़ी सी छोटी सी कोई दुकान खुलती है, तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट, पॉम्पलेट्स और बहुत सारे जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि हमारी दुकान की बहुत बड़ी प्रचार प्रसार हो। लेकिन उस फैशनेबल सिटी लंदन में रहते हुए छोटे से गली में और उनकी दुकान की एक अलग ही खासियत थी। और वह खासियत क्या थी कि उनके दुकान के ऊपर जो टाइटल होता है, जैसे यहां हम लोग देखते हैं कि बालाजी शू स्टोर, श्री लेदर्स शू स्टोर, लेकिन वहां वो नहीं लिखे हुए थे, वहां पे वो लिखे हुए थे जेसलर ब्रदर्स ओनली। उनकी दुकान की पहचान है जेसलर ब्रदर्स, बस और कुछ नहीं था। और कोई अन्य साइन नहीं था उनके, कोई साइन मीन्स यहाँ पे कोई कुछ न लिखावट था न कोई चिन्ह था। एक जोड़े जूते लटके हुए देखे जाते थे उनके दुकान के खिड़कियों पर। वह सिर्फ वही जूता बनाया करते थे जिन जूतों का ग्राहक प्रायः आदेश ऑर्डर करते थे कि मुझे जूते बनाने हैं, तभी वो जूते बनाते थे। ऐसे वो जूते नहीं बनाया करते थे। और जो वो जूते बना देते थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे जूता उस ग्राहक को पैर में ना आए। ऐसा हो नहीं सकता कि जो जूता जसलर महोदय के द्वारा बनाया गया हो वो ग्राहक के पैरों में फिट ना हो। जूते बनाने के लिए जैसा कि वह बनाया करते थे, मेरे लिए उस वक्त तब ऐसा मालूम प्रतीत होता था कि यह एक रहस्य और आश्चर्य से भरा उनके अंदर टैलेंट भरी हुई थी, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए जूते हर हमेशा 110% आपको फिट बैठेगा, थोड़ा सा भी कोई ढीला ढाला और इधर उधर कुछ भी होने का नहीं सवाल था। I remember when my sir remarks one day while stretching out to him my youth foot, isn't it awful hard to do, Mr. Jessler? And his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard. Age is an art. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly. देखिए, इसमें जो मैं बताना चाहूंगा कि ये तो इंग्लिश है, लेकिन इसमें चूंकि जसलर महोदय मैंने पहले भी बताया वो जर्मन एक जूता बनाने वाले थे, तो उन्होंने कुछ जर्मन लैंग्वेज का भी इसमें इस्तेमाल किया है, जिसे पढ़ने में शायद आपको कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं उसको आपको क्लेरिफाई करते जाऊंगा ताकि जब आप अपनी बुक को वहां देखें तो आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो हम आपको बताते हैं कि कौन जो है जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, किस लाइन को। चलिए हम बताते हैं। आई रिमेम्बर वेल माई सारी मार्क्स, मुझे याद है अपनी एक उस शर्मिंदगी भरी अभियुक्ति के बारे में। रिमार्क्स मतलब वो बता रहे हैं, वो अपनी जो उन्होंने जो शर्माया था एक प्रश्न करके उनसे, उनके बारे में बता रहे हैं। एक दिन जब मैं पसरे हुए और बैठा हुआ था, मेरे यूथफुल फुट, देखिए यहाँ पे यूथफुल फुट मतलब युवाओं से भरा हुआ, अर्थात यहाँ यूथ मतलब छोटा नन्हा सा मेरा पैर पसार के मैं बैठे हुए था। और मैंने उनसे पूछा, जसलर महोदय से पूछा कि क्या यह काम करना आपके लिए कठिनाई नहीं लगता है, बहुत हार्ड नहीं लगता है? तो उन्होंने जो अपना उत्तर दिया एक अजीब सी मुस्कान के साथ, और उनके दाढ़ी जो कि रेडनेस अर्थात उनकी दाढ़ी लाल सा हो गया था, अर्थात व्हाइट कलर के उन्होंने या तो पेंटिंग करवाया होगा या हो सकता है कि उनकी दाढ़ी का ही रंग रेडनेस अर्थात लाल जैसा रहा होगा, हो चुका था। उन्होंने कहा, देखिए यही है जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पे जो किया गया है, वह है
एड इज एन आर्ट, एड इज एन आर्ट, जिसका मतलब होगा, हम इंग्लिश में इसको हम पढ़ेंगे इट इज एन आर्ट, इसको बोलेंगे इट इज एन आर्ट, जबकि यह एक जर्मन लैंग्वेज से बोला गया है। ईड, आई टी के वहां उन्होंने रखा है डी को, इज तो सही है, सेम है, एन को सही रखा है, और आर्ट को उन्होंने ए आर डी टी दिया है, चूंकि हम लोग उसको ए आर टी बोलते हैं। तो ये जर्मन लाइन है, इससे पढ़ने में आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैं इसको क्लियरिफाई कर पा रहा हूं। ईट इज एन आर्ट, इसको आप पढ़ेंगे बेहतर होगा और आसानी से आप समझेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, जब जॉन गैल्सवर्दी ने बोला कि आपको ऐसा करते हुए काफी हार्ड लगता होगा, परिश्रम लगता होगा, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये एक कला है, इट इज एन आर्ट, अर्थात यह एक कला है जिसे करने में मुझे कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। यह संभवतः, इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था कि आप प्रायः उनके द्वारा की गई कार्यों से आप समझ पाएंगे, उनकी तरह आप कर सकते हैं, ये संभव नहीं था। His words lasted terribly, जैसा कि मैंने बताया है, lasted terribly, उनकी द्वारा बनाई गई जूते बहुत लंबी अवधि तक चलता था, बहुत टिकाऊ होता था। तो वो जो जूते बनाते थे बहुत टिकाऊ वाला बनाते थे। और उन्होंने कहा भी, having something beyond the temporary, having something beyond the temporary, उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो अल्पकालीन, टेम्पररी अर्थात अल्पकालीन और अस्थायित्व से बाहर हो, अर्थात जो अस्थायित्व, टेम्पररी चीज, जैसे कि हम लोग जानते हैं टेम्पररी जो कि बहुत कुछ ही समय में वो समाप्त होने वाला है, उससे वो बाहर बनाते हैं, अर्थात उनमें विशेषता है, जो बनाते हैं वो लास्टेड टेरेबली होता है। जूते के बारे में बोल रहे हैं जॉन गैल्सवर्दी। Some essence of wood stitched into them, कुछ तो जूते की जो सुगंध है उनसे आती थी कि ये जूते जो बनाए हैं निश्चित तौर पे मिस्टर जसलर के द्वारा बनाया गया होगा। One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair, waited. A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back blinking as if awakened from some dream of boots. And I would say, how do you do, Mr. Jessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? Without a word, he would leave me retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. अब बोल रहे हैं मिस्टर जॉन गैल्सवर्दी, एक बार कोई अगर उनके दुकान में जाएगा, वन वेंट इन एज इनटू मोस्ट शॉप, जैसा कि आप कई दुकानों में जाते हैं और गए भी होंगे अधिकांश दुकानों में, लेकिन रेस्टफुली इन सबों से हटके जो इनका दुकान है, यदि कोई प्रवेश करता है इनके दुकान में, जाता है इनके दुकान में और बैठ जाता है, जैसे मानो कैसे बैठ जाता है, जैसे कि गिरिजाघर में जाके बैठ जाते हैं और बैठे रहते हैं एक लौते लकड़ी के कुर्सी पे और इंतजार करते हैं कि वो आएंगे और उसके बाद आप उनको ऑर्डर देंगे। तब आपको कुछ समय, वो कह रहे हैं कि आपको जब भी जाएंगे उनके दुकान में तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, उनके यहाँ एक लकड़ी का कुर्सी है, उस पर आपको बैठना पड़ेगा। फिर आपको सुनाई पड़ेगा एक गटरल साउंड। गटरल का मतलब होता है कर्कश एवं सख्त, ऐसा आवाज जो अकर्णप्रिय हो, जो आपको सुनने में अच्छा ना लगता हो।
वैसा आवाज आपको मिलेगा। वो आवाज होगा उनके द्वारा, उनके चप्पलों के द्वारा टिप टप का, टप टप का, है ना, टिप टप का आवाज होगा, जो लकड़ी के सीढ़ी के द्वारा ऊपर से जो आते हैं, इस वजह से ये आवाज उत्पन्न होती है। और वह तब आपके सामने खड़ा हो जाएंगे बिना कोट के, कुछ पहने हुए नहीं है वहां पे, बिना कोट के हुए, और थोड़ा सा झुकेंगे, और झुकेंगे तो आपको दिखलाई पड़ेगा अ लिटिल लेदर एप्रोन। एप्रोन का मतलब यहाँ पे होता है पेट बंद, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, ये लेदर का है और ये पहने हुए हैं, जिसको हम एप्रोन कहते हैं। ये एप्रोन इसलिए होता है कि जब वो स्टिच करें या वो कुछ पेंट करें तो उनका जो वास्तविक शॉट है उस पे ना लगे और इसी एप्रोन पे लगे, और वो उनका जो कपड़ा है गंदा होने से बच जाए। विद स्लीव्स टर्न बैक, साथ ही साथ उनकी बाजुएं जो है मुड़ी हुई होती है। बाजू जैसे कि हमारे कमीज का हो, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे वो बाजू मुड़े हुए हैं। एंड ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मतलब वो अपनी आंखें की जो है पलक झपकते हैं, और ऐसे झपक रहे हैं जैसे देखने से आपको मालूम प्रतीत होगा कि ये जो है उठ के आए हैं अभी ठीक जूतों के ख्वाबों से, जूतों की जो संसार थी उसके ख्वाबों से। और सचमुच में वो ऐसा आए हैं, क्योंकि वो जो बनाते हैं जूते डे एंड नाइट बनाते रहते थे, और उसी जूते को बनाते बनाते उन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया, लेकिन अपनी कला को कभी भी डिमोरलाइज नहीं होने दिया। एंड आई वुड से, मैं जैसा कहूंगा, जैसे मैं प्रवेश किया उनके दुकान में और मैंने उन्हें कहा कि आप कैसे हैं मिस्टर जसलर, क्या आप मेरे लिए एक जोड़े रूसी चमड़े के जूता, रशियन लेदर अर्थात रूस में जो पहना जाता है चमड़े का जूता, वो बना देंगे? बिना कोई शब्द बोले वह मुझे उसी कुर्सी पे छोड़ दिए, अर्थात मेरी बातों को उन्होंने सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, और मैं बैठा रह गया कुर्सी पे। जब वह आए दुकान के दूसरे हिस्से से, तो मैंने तब तक मैं वहां उस लकड़ी के कुर्सी पे इंतजार कर रहा था और बैठे हुए था, और उनके द्वारा जो अभी अभी दुकान खुली गई थी उसके द्वारा जो व्यापार की, जैसा कि प्रायः आप लोग देखते होंगे अपने जब भी कोई दुकानदार है दुकान खोलते हैं तो वो अगरबत्ती, यहाँ पे एसेंस ऑफ हिज ट्रेड का मतलब हुआ उनकी दुकान के खुलने के उपरांत जो अगरबत्ती जलाए थे उनकी वो सुगंध कुर्सी पे बैठ के ले रहे थे। So he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather with eyes fixed on it. He would remark, "What a beautiful piece." When I too had admired it, he would speak again, "When do you want them?" And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow, good night." Or if he were his elder brother, I will ask my brother. Then I would murmur, "Thank you. Good morning, Mr. Jessler. Good morning." And he would reply, still looking at the leather in his hand. And as I moved to go, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of woods. फिर उन्होंने कहा कि जब मैं बैठा हुआ था तो वह आए सिगरेनी वापस पकड़े हुए एक जोड़े सुनहरे रंग के चमड़ी के टुकड़े को अपनी हाथ में, उनकी आंखें जो हैं फिक्स्ड थी उस चमड़े पे, जैसे कि कोई लाता है लेदर को ला रहा था, अपनी आंखें उसको देख रहे थे, और उन्होंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। देखिए यहाँ पे भी एक जर्मन वाक्य का इस्तेमाल किया है, व्हाट अ ब्यूटी। ब्यूटी यहाँ पर हम टी के बदले यहाँ डी दिया जाता है, जर्मन भाषा में हमेशा याद रखेंगे टी के बदले डी को इस्तेमाल किया जाता है, और पीस पी के बदले बी को, है ना। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज यहां पे हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, जिसका मतलब होता है बहुत खूबसूरत है यह। जब मैं भी उसका समर्थन किया, प्रशंसा किया, तो वह पुनः बोले कि कब तुम्हें चाहिए ये जूते? और मैंने उत्तर दिया कि जितना जल्दी आप चाहे आप दे सकते हैं। और उन्होंने कहा ठीक है, जाओ कल आधी रात को मैं तुम्हें दे दूंगा। और यदि उनकी बड़े भाई रहेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि यदि मेरे भाई यहाँ पे बड़े रहेंगे
तो मैं उन्हें कह दूंगा और वो आपको दे देंगे मेरी अनुपस्थिति में आपके जूतों को। तब मैं कुछ बड़बड़ाया, धन्यवाद आपको, शुभ प्रभात मिस्टर जेसलर, शुभ प्रभात। उसने भी मुझे उत्तर दिया और उनके हाथ में जो लेदर था, जो चमड़ा था, वो देख रहे थे अभी भी। और चूंकि मैं दरवाजे से अब निकलने ही वाला था, मैंने सुना टिप टैप की आवाज उनके चप्पलों का, जो कि वह चढ़ रहे थे अब सीढ़ी पे, है ना, उसका, और वह जा रहे थे अपने जूतों के दुनिया में। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Jessler, that last pair of boots clicked you. No. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "If you don't object, it did, I'm afraid. You got them wet before they found themselves." I don't think so. At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, he said. I will look at them. मुझे एक उस दिन का याद है, मैं उस दिन को कभी भुला नहीं सकता, जब मैंने उनसे पूछा कि मिस्टर जेसलर, आपने जो पिछले एक जोड़े जूते बनाए थे मेरे लिए, वो क्या हो गए? क्रिक्ट हो गए, मतलब टूट गए। तो उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे देखा मानो कि मैं अपनी शब्दों को वापस ले लूं। इस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर देखा, इस आशा में कि मैं अपनी बातों को वापस ले लूं। तब उन्होंने कहा, इट डोंट हैव क्रिक्ड, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे द्वारा बनाई गई जूते टूट जाए इतनी जल्दी। फिर उन्होंने कहा, इट डिड, आई एम अफ्रेड, क्योंकि मैंने उससे बनाया था, मैं तो काफी भयभीत हूं कि आप बोल रहे हैं कि ये क्रिक्ट हो गया है, अर्थात टूट गया है। शायद आप उसे भिगा दिए होंगे उसके इस्तेमाल करने से पहले। मैं ऐसा नहीं सोचता कि मेरे द्वारा बनाए गए जूते इतनी जल्दी टूट जाएंगे। तब उन्होंने अपनी आंखों को नीचे किया, मानो कि वह उन जूतों के जो उन्होंने बनाया था उनको याद कर रहे हैं कि कहीं मेरे द्वारा कोई गलती तो नहीं हो गई, और उन यादों में वो ढूंढ रहे हैं, हंटिंग पर का मतलब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, अपने आप को याददाश्त मिला रहे हैं। और आई फेल्ट सॉरी, मैं उस वक्त काफी दुख का अनुभव किया कि आई हैड मेंशन दिस ग्रेट थिंग, कि मैंने इस तरह का एक दुखद बड़ा बात उनके सामने रख दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा, जेन देम बैक। देखिए यहाँ पे भी जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, एस के बदले जेड का प्रयोग किया जाता है जर्मन भाषा में, और टी के बदले तो मैंने बताया डी का प्रयोग होता है, और send them back इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा इन इंग्लिश, जबकि जर्मन में send them back है। तो इसे हम पढ़ेंगे send them back, उसे वापस लेके आ जाना। उन्होंने कहा, I will look at them, मैं उसे देखूंगा कि आखिर ये कैसे ऐसे हो गया। कुछ जूते जो हैं उन्होंने धीरे धीरे कहा, वह शुरू से ही बहुत कमजोर होते हैं। A bag from birth, मतलब वो शुरू से ही बहुत कमजोर होते हैं। यदि मैं I can do nothing with them, I take them off your bill. यदि मैं उन जूतों से कुछ नहीं कर सकता, यदि उस जूतों में मैं कोई मरम्मत करके ठीक नहीं कर सकता, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। ये मिस्टर जेसलर महोदय ने कहा। Once I went absent-mindedly into a shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." फिर एक और वाक्य बता रहे हैं जॉन गैल्सवर्दी, और उन्होंने कहा कि एक बार मैं गया अब्सेंट माइंडली का मतलब बेचैनी अवस्था में, कहा उनके दुकान में एक जोड़े जूते लेकर के, जो मैंने आपातकाल में बहुत इमरजेंसी में खरीद लिया था, एक बड़े से फॉर्म, बहुत बड़े दुकान से
तो और मैंने दिखाया उन्हें कि यह जूते जो है आपने बनाया। मैं उनके ऊपर प्रैंक कर रहा था सचमुच में उस वक्त, जॉन गैल्सवर्दी कर रहे हैं जिस लड़के महोदय के ऊपर, कि मैंने ये जूते आपसे खरीदा था। लेकिन उन्होंने एक ही झलक में उस जूतों को पहचान लिया और कहा, नहीं, ये जूते मेरे द्वारा बनाए गए नहीं हैं। The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left foot was not quite comfortable. ये बात सुनकर अक्सर आप जैसा कि देखते हैं कि लोग क्रोधित हो जाते हैं, लोगों में एक गुस्सा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उनके आवाज में ना कोई गुस्सा थी, ना कोई दुख थी, और ना ही कोई संतुष्टि भी थी। लेकिन वे जो है, उनके शरीर की जो खून है, रक्त है, वो बहुत ठंडे, खुशमिजाज एवं बहुत ही शालीनता भरा था। उन्होंने अपना उंगली रखा उस स्थान पे जहां की उसके जो पैर है, मेरे पैर जो बाएं पैर के फुट है, वहां वो टूटा हुआ था। और उन्होंने कहा where the left foot was not quite comfortable, जहां अच्छी तरह से नहीं ठीक हो पा रहा था, ढीला हो रहा था, या हो सकता है कि जॉन गैल्सवर्दी के पैर में वो सटीक नहीं आ रहा था, वहां उन्होंने दबाया और कहा, it hurts you there, he said, does big firms have no self-respect? And then, as if something had given away within him, he spoke long bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the condition and hardship of his trade. यह आपको चोटिल करता होगा, यह आपको चोटिल करता होगा, अर्थात दर्द देता होगा। क्या बड़े बड़े से जो जूते वाले दुकानदार हैं, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान नहीं होती है, जो इस तरह का चीटिंग अपने ग्राहकों से करते हैं। और तब जैसा कि यदि कुछ उनमें खराबी थी, उन्होंने बहुत लंबी और बिटरली फुट के बोला, बहुत गुस्से में बोला। इट वॉज द ओनली टाइम आई हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन। यह एक इकलौता समय था जब मैंने उनसे सुना इस तरह का वार्तालाप करते हुए किसी अपने ग्राहक से। और उन्होंने कहा कि हार्डशिप ऑफ दिस ट्रेड, क्योंकि उन्होंने इस पर बोला कि इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वे बिग फर्म वाले इस तरह का काम करेंगे तो उनका रेपुटेशन खराब होगा और उनके ऊपर से विश्वास हट जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में, चूंकि ये मेरा फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पित किया था अपने कला के प्रति।